पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के जोन 2 की इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में हम सब के मध्य विराजमान हमारे जोन 2 के अध्यक्ष और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष माननीय कल्याण जी, उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर कृष्णा जी, कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए सभी विधानसभा के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, विधायकगण और हमारे लोकसभा के महासचिव पल जी, राज्यसभा के महासचिव श्रीमान मोदी जी, विभिन्न राज्यों से आए सभी अधिकारीगण और उपस्थित सज्जनों, आज कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और पहला सत्र है। इस पहले सत्र में आप सबका हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमारे कल्याण जी ने आप सबको बताया कि आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि विमर्श के बाद जो अमृत निकलेगा वो विकसित भारत के स्वप्न को मूर्त रूप देने में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हम सभी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले महानुभाव हैं, सबकी भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि विविधता में एकता ही हमारे भारत का सौंदर्य है। और जब हम पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में बैठते हैं तो हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी तमाम सारी राजनीति से ऊपर उठकर एक ऐसी बिरादरी है जो सबको दिशा देने का काम करती है। लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों की सुदृढ़ता, इसके लिए हम लोग अपने अपने विधानमंडलों में काम करते हैं और उसी का परिणाम है कि आज निश्चित रूप से देश में लोकतांत्रिक ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो भारत बहुत ही महत्वपूर्ण देशों में गिना जाता है। आज का विषय भी जोन 2 ने बहुत ही उत्तम रखा है, क्योंकि हम सब जानते हैं प्राचीन काल में भारत विचार की दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से दुनिया को एक दिशा देने वाला देश रहा है। बीच में कुछ कालखंड ऐसे आए जब हमने उतार चढ़ाव देखे और आज़ादी के बाद हम ऐसी स्थिति में थे कि कोई बड़ा स्वप्न देखें तो ये संभव नहीं था, और अगर कोई देखता भी तो लोग उसका उपहास ही उड़ाते। अनेक प्रकार की
कठिनाइयाँ हमारे पूर्वजों के सामने थी, लेकिन मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने उन कठिनाइयों को पार किया और एक लंबी यात्रा पूरी की। आज़ादी का अमृत महोत्सव बना और शताब्दी वर्ष की तैयारी है। इतनी लंबी यात्रा में भारत ने निश्चित रूप से बहुत प्रगति की है, अपनी साख को स्थापित किया है और दुनिया के मानचित्र पर हम एक ताकतवर, स्थिर, विचारशील, समावेशी विचार वाले देश के रूप में दुनिया के सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज भारत वैश्विक मंच पर जिन परिस्थितियों में खड़ा है, उस परिस्थिति में हम सबकी ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनती है कि आने वाले पीढ़ी को हम एक सशक्त, समृद्धशाली और शक्तिशाली भारत देकर जावें। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार यह आग्रह किया है कि हम सबको 2047 जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष होगा, तब भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील हो, इस तैयारी में जुटना चाहिए। और इसके लिए आग्रह भी है, इसके लिए तैयारी भी है। सरकारें भी अपनी अपनी दृष्टि से काम कर रही हैं और विधानसभाओं ने भी अनेक स्थानों पर इस तैयारी की दृष्टि से अपने को दक्ष करने का प्रयत्न किया है। जहाँ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, वहाँ विधानसभाएं टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही हैं। जहाँ सरकार को प्रोत्साहन करना है, वहाँ सरकारें भी, केंद्र की हो, राज्य की हो, सब अपनी अपनी दृष्टि से काम करने का प्रयत्न निश्चित रूप से कर रही हैं। लेकिन हम सब यह जानते हैं कि विकसित भारत के लिए राजनीतिक दृढ़ता और प्रतिबद्धता तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ आर्थिक मोर्चे पर भी हमको एक बड़ी तैयारी करने की आवश्यकता है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हम दृढ़ हों और आर्थिक दृष्टि से भी हम सुधारों की ओर बढ़ें, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक और नागरिक जागरूकता ये अत्यंत आवश्यक है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतंत्र में जवाबदेही की जब बात आती है तो निश्चित रूप से कई बार चिंता होने लगती है, क्योंकि हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जनता की मानसिक रूप से तैयारी कराना यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जन जागरूक होगा तो हम आधी लड़ाई वैसे ही जीत लेंगे, और जनता जागरूक हो, नागरिक अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जवाबदेह हों, इस दृष्टि से विधायिका का महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि विधायक एक ऐसी पदवी है
जो जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करती है। अगर विधायक जागरूक होंगे, विधायक अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता को भी जागरूक बनाने की दिशा में हम महत्वपूर्ण पहल भी करेंगे, उसका क्रियान्वयन भी करेंगे और आने वाले कल में हम उसके अच्छे परिणाम सामने लाने में सफल होंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जनसंख्या प्रधान देश है, विचार प्रधान देश है। जनसंख्या हमारी ताकत है और उसमें भी हमारा यह सौभाग्य है कि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। युवाओं की जो ताकत आज बड़ी मात्रा में हमारे पास है, इस ताकत का संयोजन कैसे करना, इस ताकत का उपयोग कैसे करना, इस ताकत को दिशा कैसे देना और इसको कर्तव्यों की दृष्टि से और जागरूक और सक्षम कैसे बनाना, इसमें निश्चित रूप से विधायक और विधायिका का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इस दृष्टि से जब जोन 2 ने विषय को चुना तो मैं निश्चित रूप से उनका हृदय से आभारी हूँ कि विषय सामायिक है, आवश्यक है और इस विषय पर चर्चा भी करना और इस विषय के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना, यह निश्चित रूप से भारत की प्राथमिकता है, हम सबकी प्राथमिकता है। इस दिशा में हम सबको निर्विकार होकर अपने विचार प्रस्तुत करने की आवश्यकता इस कॉन्फ्रेंस में निश्चित रूप से रहेगी। राजनीतिक दृष्टि से भी हम उच्च मानदंडों वाले देश हैं। हमारा देश बड़ा लोकतंत्र है, इसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो हमारी कानूनी प्रक्रियाएं, हमारा संविधान, उसकी प्रासंगिकता, उसकी मौलिकता, ये हम सब लोगों को निश्चित रूप से प्रेरणा प्रदान करती है। हमारे यहाँ चुनावों की स्थिति, चुनावों के परिणामों की स्थिति भी निश्चित रूप से दुनिया के लोकतंत्र प्रेमी राष्ट्रों के लिए आज प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तमाम सारे विकसित राष्ट्र हैं, लेकिन चुनाव के परिणामों की गिनती होती है तो महीनों लग जाते हैं। हमारे यहाँ सुबह गिनती शुरू होती है, शाम को परिणाम आता है और जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार बन जाती है। पूर्वजों ने जो विरासत में विधाएं हमें दी हैं, वे निश्चित रूप से हम सबकी ताकत हैं और इस ताकत को और मजबूत करना, यह हम सब लोगों का निश्चित रूप से परम धर्म है। इसलिए लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, राजनीति उन मूल्यों पर आधारित रहे, उन मूल्यों पर स्थित रहे और भविष्य की पीढ़ी को भी ये मूल्य विरासत में हम दे के जाएं, यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक है। सामान्य तौर पर कृषि की प्रधानता की बात आती है तो यद्यपि पिछले दिनों सरकारों ने अनेक काम किए जिससे हमारे गांव में रहने वाले किसान भाइयों और बहनों के जीवन स्तर में उत्तरोत्तरी वृद्धि हो, उनकी ताकत बढ़े। क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा। और इसलिए
गांव और किसान ये हमारी प्राथमिकता पर है। किसान समृद्ध हो, किसानी फायदे में आए, इसके लिए भी हम सब लोगों को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। आज हम उत्पादन की दौड़ में भागें, गुणवत्ता को उपेक्षित कर दें, यह भी उचित नहीं होगा। उत्पादकता बढ़े, यह आवश्यक है, लेकिन हम साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर विचार करें, नेचुरल फार्मिंग पर विचार करें, और जो देसी फर्टिलाइज़र है उस पर हम विचार करें तो निश्चित रूप से खेती को और आगे बढ़ाने में हम काफ़ी मददगार हो सकते हैं। खेती पर देश की बड़ी आबादी आश्रित है, लेकिन हम सबको खुले मन से ये भी विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे देश में जो खेती है, कृषि का काम है, और जितनी आबादी की निर्भरता कृषि पर है, क्या हमारी कृषि उस पूरी आबादी को बर्दाश्त करने की स्थिति में है क्या? अगर नहीं है तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम खेती आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करें। पिछले दिनों बड़ी मात्रा में एफपीओ बनाकर कई प्रकार की रियायतें दी गईं, जिनसे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी कृषि के क्षेत्र में खड़े हुए, बहुत सारी रिसर्च भी खड़ी हुई, और एफपीओ ने खेती करने के साथ साथ उसको उन्नत खेती में भी बदला। वे ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़े, और साथ ही साथ उन्होंने खेती में लागत कैसे कम आए और खेती आधारित उद्योग कैसे गांव-गांव में खड़े हो सकें, इस दिशा में काम किया। यह काम तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन जब हम विकसित भारत के लक्ष्यों पर बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ध्यान में यह रहना चाहिए कि कृषि की क्षमता, उस पर आबादी की निर्भरता, इस निर्भरता को हम कैसे परिवर्तित करें, यह निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार हम महसूस करते हैं, जो वैश्विक दौड़ में हम लोगों को पीछे ले जाती हैं। इन सब सांसों को भरने का काम भी नागरिक जागरूकता से ही संभव होगा। हम सब चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, और हम सब जानते हैं कि चुनाव के समय ये कोशिश होती है कि मतदाता हमारे विचार से प्रभावित हो और हमको मत दे, और जब मतदान हो जाता है तो उसके बाद हम फिर अपनी योजनाएं, सरकार का संचालन, बाकी कामों में लग जाते हैं। और ऐसी मान्यता लोगों की बनती जा रही है कि मतदान हुआ तो मतदाता का काम खत्म हुआ, जबकि सच ये नहीं है। लोकतांत्रिक देश में मतदान एक पक्ष है, लेकिन मतदान करने के बाद ही असली लोकतंत्र प्रारंभ होता है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबकी भागीदारी कैसे हो, यह हम सब लोगों को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से पारदर्शिता आवे, जीवन जीना सुगम हो, सरकारों के कामकाज में सरलता आवे, और पात्र व्यक्तियों का लाभ उन तक आसानी से पहुँचे। मुझे ध्यान है पिछले दिनों कई सुधार इस दृष्टि से हुए हैं। एक कालखंड था जब ये कहा जाता था कि हम केंद्र से 100 रुपया भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 रुपया रह जाते हैं। अब वो भी एक परिस्थिति थी,
लेकिन आज भारत इस बात पर गर्व कर सकता है कि अगर किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपये या 6,000 रुपये, कुछ राज्यों में 12 भी हैं, हम भेजते हैं तो पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचता है। बीच में कोई बैरियर नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये कदम देखने में एक योजनागत छोटा लग सकता है, लेकिन इतनी बड़ी राशि एक क्लिक के माध्यम से आम किसान के जेब में पहुँचे, उसके खाते में पहुँचे, तो यह निश्चित रूप से अपने आप में बड़ा परिवर्तन है। जब विधानसभाओं की जिम्मेवारी आती है तो हमको दूर तक सोच रखने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी कवि ने कहा है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसी दृष्टि को आधार मानकर हम विधायक गणों को, विधानसभाओं को अपनी दृष्टि उन कोनों तक ले जाने की ज़रूरत है जिन कोनों में अभी अभाव दिखाई दे रहा है, जिन कोनों पर काम करने की आवश्यकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को विकास का जो काम है वो समाज की अंतिम पंक्ति में भी जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है वहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। अगर वहाँ से प्रारंभ होगा तो निश्चित रूप से देश की बुनियाद मजबूत होगी और भारत सशक्त होगा, समृद्धशाली होगा। और इसलिए पिछले दिनों अनेक काम ऐसे हुए। मुझे ध्यान है कि पिछले दिनों एक योजना बनी केंद्र में, जनमन योजना। जो लोग ट्राइबल के क्षेत्र में काम करते हैं उनके ध्यान में होगा। सामान्य तौर पर देश में बड़ी आबादी हमारे अनुसूचित जनजाति के भाइयों और बहनों की है, और उसमें कुछ समाज ऐसे हैं जिनकी बहुलता है, चाहे वो गौड़ आदिवासी हों, चाहे भील हों, भिलाला हों। तो स्वाभाविक रूप से जब ट्राइबल्स के विकास की बात आती है तो जो बड़ी आबादी वाले लोग हैं उनको तो प्रथमता लाभ मिल जाता है, लेकिन छोटे छोटे ट्राइब्स, चाहे वो सहरिया हों, बैगा हों, भारिया हों, ये ऐसे ट्राइब्स हैं कि पूरे देश में इनकी जनसंख्या 28 से 30 लाख के बीच में है। अब आप समझ सकते हैं कि 28 से 30 लाख की आबादी किसी भी चुनाव परिणाम को बहुत प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होती। लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने होमवर्क कराया और ऐसे ट्राइब्स को लेकर जनमन योजना बनाई, जिससे कि कोई भी ट्राइब्स ऐसा न रहे जिसकी नज़र शासन तक न जाए और शासन की नज़र उस तक न जाए। इसलिए वो योजना बनी। तो बहुत सारी योजनाओं से जो लोग छूटे हुए थे वो उन योजनाओं में सम्मिलित हो गए और उनका जीवन स्तर भी निश्चित रूप से आज सुगम हो रहा है। एक समय था जब रेलवे का टिकट लेने की मारामारी होती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम घर बैठे रेलवे का टिकट करा सकते हैं। मैं समझता हूँ रिजर्वेशन की लाइन में आम तौर पर कोई लगता नहीं है। धीरे धीरे ये ऐसे सुधार हैं जो हमको विकसित भारत के लक्ष्यों को पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आज भी अछूते हैं, उन सब का अध्ययन करके, उन सब पर विचार करके, उन सब पर नज़र दौड़ा के हम सब लोगों को यह कोशिश करने की आवश्यकता है कि इन अभाव को भी हम विधायिका के माध्यम से और विधायक के माध्यम से कैसे भरें, और हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अधिकारों के प्रति जागरूक हों, लेकिन साथ साथ वे कर्तव्य के प्रति भी पूरी तरह जागरूक रहें। व्यक्ति सिर्फ
समस्या लेकर ही आता है और समस्या देने के बाद वो अपने दायित्व की इतश्री समझ लेता है। हम जिन स्थानों पर बैठे हैं वहाँ समस्या का ज्ञान भी हमारे को जरूरी है, समस्या पर संज्ञान लेना भी जरूरी है, लेकिन जनता से ही समाधान आए और उस समाधान पर अमल करें तो निश्चित रूप से नागरिक जवाबदेही भी बढ़ेगी और हम एक अच्छी गवर्नेंस देने में सफल हो सकेंगे। हमारे पूर्वजों का स्वप्न था कि एक समय जरूर आएगा जब भारत विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होगा। स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य हम लोगों को ध्यान आता है, उठो जागो चलो और तब तक चलते रहो जब तक हम अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर लें। उस दिशा में हम सब लोगों को उसी गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। हम आज 21वीं सदी में हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की सदी होगी। आज स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य हमें चरितार्थ होता हुआ निश्चित रूप से दिखाई देता है, क्योंकि एक समय तो ऐसा था जब हम वैश्विक मंच पर अपनी बात बहुत ताकत के साथ कहने की क्षमता नहीं रखते थे या सुनी नहीं जाती थी, लेकिन आज 140 करोड़ देश के नागरिकों की ताकत ने यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया का कोई भी वैश्विक मंच एजेंडा तय करते समय भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। तो हमारी पीढ़ी आज उस मुकाम पर खड़ी हुई है कि हम विकसित भारत का स्वप्न भी देखें, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करें, अपने लोगों की क्षमताएं भी बढ़ाएं, शिक्षा का स्तर भी सुधारें, स्वायत्त सेवाओं का स्तर भी सुधारें और अपने को इतना दक्ष करें कि जब 2047 आए तो भारत विकसित भारत के रूप में दृष्टिगोचर वैश्विक मंच पर हो और ये भारत दुनिया के तमाम सारे राष्ट्रों का नेतृत्व करने की क्षमता अपने भीतर सामर्थ्य के रूप में पैदा करे। इस महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श करने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हमारे कल्याण जी ने तय किया है, जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं वो लगभग 10 मिनट में अपनी बात पूर्ण करेंगे और हमारे जो विधायक उन राज्यों से आए हैं वे 5 मिनट में अपनी बात पूरी करें और अगर उनका कोई लिखित भाषण है तो वो भी जमा कर सकते हैं, उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। मैं सदन को चर्चा के लिए ओपन करता हूं और अनुरोध करता हूं, मेरे अनुरोध से पहले आदरणीय कल्याण जी को सूचनाएं देंगे और उसके बाद हम कार्यवाही प्रारंभ करेंगे।